बाल विकास के सिद्धांत चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये सेकेंड अध्याय है, सेकेंड चैप्टर है, जिसमें से हम बाल विकास की अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो कम समय में रिवीजन का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप MP3 ऑडियो फाइल को सुने। शांत दिमाग से सुनेंगे तो सभी चीज़ें बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास की अवधारणा बालकों की मानसिक व शारीरिक विकास का अर्थ है। बाल विकास का संबंध गुणात्मक एवं परिमाणात्मक होता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा सामूहिक परिपक्वता का ज्ञान होना आवश्यक है। स्किनर कहते हैं विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। वहीं हरलॉक का कहना है बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, एक पक्ष पर नहीं। क्रो एंड क्रो कहते हैं बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। मतलब एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। ये माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक चलते रहती है। दूसरा सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास और वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तिगतता का अनुरूप होता है। गेसेल कहते हैं दो व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। तीसरा सिद्धांत है विकास क्रम की एकरूपता। मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ होती है और पैर पर खत्म होती है। वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। पांचवा सिद्धांत है विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं, परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह क्रियाएं उसकी आँखों और वाक तंत्र वोकल सिस्टम तक सीमित हो जाता है। छठा सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे सातवां सिद्धांत एकीकरण का। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग की ओर और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। आठवां सिद्धांत है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, अर्थात बालक की कलाई की हड्डियों का एक्सरे अगर लिया जाए तो हम उसके आकार प्रकार को देखकर जान सकते हैं कि आगे जाकर यह किस प्रकार का होगा। नौवां सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। पहले अपने सिर और हाथों की गति पर नियंत्रण करना सीखता है बालक और बाद में फिर टांगों पर नियंत्रण करता है। अब विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, अर्थात एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं जाता, बल्कि अपनी विकास की गति को धीमा करते हुए वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है। अगला सिद्धांत है आंशिक पुनर्वलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि अनुक्रिया रिस्पॉन्स को बार बार दोहराना पुनर्वलन के माध्यम से नवीन प्रतिक्रियाओं का भी जन्म मिलता है। नेक्स्ट सिद्धांत है वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। जैसे वंशानुक्रम जहां आधार का काम करता है, वातावरण इस आधार पर बनाए जाने वाले व्यक्तित्व संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री और वातावरण जुटाने में सहयोग देता है।
बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व है। हम लोग कुछ महत्व के बारे में जानेंगे। जैसे वृद्धि और विकास के सिद्धांत से बालक की भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगाना काफ़ी हद तक संभव हो जाता है। वृद्धि और विकास सभी दिशाओं में होता है और ये परस्पर एक दूसरे से संबंधित भी है। बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान से बालक की रुचियों का, अभिवृत्तियों का, क्षमताओं का और इनके अनुरूप उचित पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं समय सारणी के निर्माण में सहायता मिलती है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, पहला आंतरिक कारक और दूसरा बाह्य कारक। पहले हम लोग आंतरिक कारक के बारे में समझेंगे। आंतरिक कारक है क्या? तो आंतरिक कारक का अर्थ होगा कि जो विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार निर्मित करते हैं। जैसे वंशानुगत कारक में बच्चे का रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई आता है। शारीरिक कारक में आते हैं कि बच्चा दुबला पतला होता है, कमज़ोर होता है, बीमार होता है, किसी प्रकार की शारीरिक समस्या से पीड़ित होता है। यानी शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि वृद्धि और विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बुद्धि, सीखने की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। संवेगात्मक कारक किसे कहते हैं? यह जिस प्रकार के संवेगों और भावों का जिस रूप में विकास होगा वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आंतरिक कारक में अगला कारक है सामाजिक प्रकृति, अर्थात बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा उसका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक तथा भाषा संबंधी विकास पर भी उतना ही अनुकूल पड़ता है। अब हम लोग बाह्य कारक के बारे में जानेंगे। बाह्य कारक में आता है जैसे गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश, जीवन की घटनाएं और भौतिक वातावरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये बालक के विकास को प्रभावित करता है। बाल मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार और विकास पर पड़ता है। क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म से पूर्व काल के से लेकर उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। वहीं थॉमसन कहते हैं बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। बाल मनोविज्ञान की कुछ उपयोगिता और महत्व के बारे में जानेंगे। जैसे बालकों के स्वभाव और विकास को समझने के बाद उनको शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाता है। बच्चों को समय समय पर निर्देशन की आवश्यकता होती है और निर्देशन के द्वारा ही रुचि के अनुरूप कौशलों का विकास किया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार और उसके कारणों के बारे में बताता है, इसलिए बालकों की आदत और व्यवहार में सुधार करने में इसकी एक प्रमुख भूमिका होती है। व्यक्तित्व का अध्ययन कर भविष्य के बारे में बताया जा सकता है और बेहतर भविष्य हेतु सलाह दिया जा सकता है। इस तरह से हमारा ये बाल विकास का सिद्धांत, बाल विकास के अंतर्गत दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 3 के साथ।